प्रारंभ करें हम लोग। या देवी सर्वभूतेषु विद्यता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी विद्वज्जनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 के दिन से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे तक का इसका समय रहता है, जिसमें पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन एवं सूचीकरण एवं प्राचीन लिपियों का अध्ययन, पठन पाठन, पांडुलिपियों का लिप्यंतर, प्रतिलिपिकरण किस प्रकार से किया जाए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही हम कुछ लिपियों को भी सीखेंगे, जिनमें विशेष रूप से ब्राह्मी, शारदा, ग्रंथ, नागरी और प्राचीन नागरी, मतलब 4 लिपियां रहेंगी जिनको हमें सीखना है। फिर उन लिपियों में जो निबद्ध पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को कैसे पढ़ें, कैसे उनका संपादन करें और उनको कैसे हम प्रकाश में लाएं, इन सब विधाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी इस कार्यशाला का ध्येय वाक्य है, पांडुलिपि पठ आधुनिको भव। पांडुलिपि, आपका प्रश्न हो सकता है कि पांडुलिपि को पढ़ करके आधुनिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पांडुलिपियां तो बहुत प्राचीन समय की हैं और वो प्राचीन ज्ञान है। प्राचीन ज्ञान से कैसे हम अभी आधुनिक समय में, ये 21वीं शताब्दी में कैसे आधुनिक बन सकते हैं। तो आधुनिक इस प्रकार से बन सकते हैं कि हमारे उन पांडुलिपियों में, उन शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने परिस्थितियों में भी योग के बल पर, अपनी साधना के बल पर तत्वों का साक्षात्कार किया और उन अपने ज्ञान विज्ञान को उन पांडुलिपियों में लिख करके हम तक पहुंचाया है, जिसमें आयुर्वेद है, ज्योतिष है, खगोल शास्त्र है, विमान शास्त्र है, रसायन शास्त्र है और बड़े ही महत्वपूर्ण कुछ सिद्धा फॉर्मूला हैं, वैमानिक शास्त्र हैं। उनको पढ़ करके हम, और जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनकी बहुत आवश्यकता है, वो बहुत ही हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाले हैं और हमें नई टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। हमारे आचार्यों के पास अभी हमसे भी अधिक टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जितनी है उससे अधिक वो अपडेट थे, उनके पास ज्ञान विज्ञान अधिक था। तो उसको जान करके हम समाज के लिए दे सकते हैं, जो समाज के लिए उपकारक होगा और जिसके कारण से हम पांडुलिपियों को पढ़ करके आधुनिक बन सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को कुछ एक नया हम कुछ सिद्धांत दे सकते हैं। यहां तक कि सोने बनाने की विधि भी हमारे कुछ शास्त्रों में मिलती है। एक जगह मैंने पढ़ा कि तू रस गंधक मैं रस पारा, ताके बीच नाग पसारा, नाग मार नागन को दीजे, भर कटोरा कंचन लीजिए। कंचन माने सोना। अब इसको डिकोड करने का हमें पता होना चाहिए। यदि यही दोहा एक डिकोड हो जाए तो आराम से उसमें नाग क्या है, नागन क्या है और उसमें रस पारा और ये कितनी कितनी मात्रा में इन चीजों को कैसे मिलाना है, और नाग मार नागन को दीजिए, तो मार का मतलब शायद हो सकता है भस्म से हो, नाग भस्म या कुछ ऐसा है। तो इन चीजों को अगर डिकोड ये चीज हो जाए, डिकोड होंगी किसी ना किसी पांडुलिपि में, इन सब का अर्थ भी लिखा होगा, ये कौन कौन चीजें हैं और इसका कितना मात्रा में इनको मिलाने से हम सोना बना सकते हैं। और बड़े ही आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां हैं कि जिनका अभी तक हमें पता नहीं है और वो बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने में
हमारा सहयोग कर सकती हैं। आपने देखा कोरोना काल में आयुर्वेद के वो जो है फॉर्मूला ही काम आए। हो सकता है ऐसे ही कोरोना जैसी बीमारियों की भी कोई दवा हमारे इन शास्त्रों में लिखी हुई मिल जाए। तो उन चीज़ों को जान करके हम आधुनिक बन सकते हैं, समाज की जो है हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमने पांडुलिपि में पठ आधुनिको भव, ऐसा जो है ध्येय वाक्य इसका रखा है। तो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस 15 अक्टूबर से प्रारंभ इस पांडुलिपि और एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक कार्यशाला में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई फीस नहीं है। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का जो है प्रकाशन हो, वो समाज के सामने जाए। हजारों वर्ष से वो ताड़पत्र, भोजपत्र या कपड़ा, कागज जिस पे भी वो लिखे हुए शास्त्र हैं, अभी तक समाज के सामने नहीं आ सके। तो आप लोगों में से इस विद्या को सीख करके आप लोग उन शास्त्रों का संपादन करें और समाज के सामने लाएं, उन ग्रंथों पर आप रिसर्च करें। इसी उद्देश्य के साथ हमारा ये जो है कार्यशाला जो है चल रही है। इस सभी में इसमें आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने पांडुलिपियों के संपादन की वह चर्चा की, पांडुलिपियों को कैसे संपादित किया जाए। तो जिसमें हमने पांडुलिपियों में सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं ये जाना, जो कोलोफोन, पोस्ट कोलोफोन यानी पुस्तिका और प्रतिलेखक पुस्तिका क्या है, कहाँ होती हैं और उनमें क्या क्या लिखा होता है, हमने कुछ पांडुलिपियों को शेयर करके भी उन चीजों को आप लोगों को बताया। अभी इससे आगे जाना है हमको कि हमें कोई पांडुलिपि मिल गई, अब उसको हम संपादित कैसे करें। जब तक वो संपादित नहीं होगा तब तक उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो किसी प्राचीन लिपि में है और उस लिपि को अभी जानने वाले लोग ज्यादा हैं नहीं। तो सबसे पहले उसको कैसे हम लिप्यंतर करें, जिससे कि अभी के जो है लिपि जानने वाले लोग यानी सर्व सामान्य के लिए वो उपकारक हो, सर्व सामान्य उसको पढ़ सके। इन सब विधाओं पर हम चर्चा, विस्तार से चर्चा आज करने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। पांडुलिपि संपादन करने से पहले हमें थोड़ा हस्तप्रत के स्वरूप को जान लेना चाहिए। कल भी हमने देखा पुस्तिका, प्रतिलेखन पुस्तिका, इन सब के विषय में जाना। हस्तप्रत का जो किस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताता हूं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो देखिए ये एक जी सर। हस्तप्रत है। अब हस्तप्रत कहिए, पांडुलिपि कहिए, प्रति कहिए या पोथी कहिए, सब एक ही बात है। हस्तप्रत का एक में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो ये एक स्वरूप है पांडुलिपि का, जिसमें जो बीच का हिस्सा है जहां पर कि पाठ लिखा जाएगा, इसको मूल जिह्वा क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपकी पंक्तियां जो है यहाँ आदि मंगल चिन्ह होगा और ऐसे पूरी पंक्ति लिखी होगी, फिर दूसरी पंक्ति लिखी जाएगी, तीसरी पंक्ति लिखी जाएगी। तो ये हो गया मूल पाठ लिखने का क्षेत्र। और ये लेफ्ट साइड का जो है ये हो गया आपका मार्जिन हाशिया, लेफ्ट मार्जिन। उसी प्रकार से राइट साइड में राइट मार्जिन। और इनमें जो ये चिन्ह बने हुए हैं इनके विषय में बताता हूं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड का जो मार्जिन हाशिया है, इसमें ऊपर के जगह में यहाँ ग्रंथ का शॉर्ट में नाम लिखा होता है और इसको हुंडी कहते हैं। इस स्थान को हुंडी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ग्रंथ नाम लेखन स्थान। और उसी प्रकार तो लेफ्ट मार्जिन में आपको ऊपर के हिस्से में शॉर्ट में ग्रंथ का नाम लिखा होगा, जिसे हम हुंडी कहेंगे। उसी प्रकार से राइट साइड के मार्जिन में जो है बने हुए हैं, इनको हंसपाद, काकपाद, मोर पगलू आदि चिन्हों से भी, ये क्रॉस का जैसा चिन्ह है या उल्टा और सीधा वी जैसा लगाया हुआ है। और यहाँ
तो ये वाले ये चिन्ह तो मैंने यहाँ राइट साइड में लिख दिए हैं, ये लेफ्ट राइट में ये जो है चिन्ह आपको पूरे हस्तप्रत में कहीं भी मिल सकते हैं, जहां भी कई पाठ ऐड करना होगा वहां पे इस तरह का कोई मोरपाद का, हंसपाद का चिन्ह बनाएंगे और पाठ को ऐड किया जाएगा, या कोई अक्षर ऐड करना होगा। इनको नाम से जाना जाता है, हंसपाद, मोर पगला आदि। और जो राइट साइड में यहाँ नीचे की साइड में पत्रांक लेखन स्थान है, यहाँ पे पृष्ठ संख्या उसका पेज फोलियो संख्या लिखी होगी। और कागज के पांडुलिपियों में या ताड़पत्रों में भी देखें एक ही साइड में पेज नंबर लिखा जाता है, इसीलिए उसको फोलियो कहते हैं, अर्थात ए और बी पार्ट दोनों मिलाकर के एक फोलियो गिना जाता है। तो यहाँ फोलियो नंबर लिखा जाएगा। ये बीच का जो हिस्सा है, ये जो बीच में फूल जैसा बनाया हुआ है, इसको मध्य फुलिका कहते हैं, यानी कि बीच में बना हुआ, पांडुलिपि के बीचों बीच में बना हुआ एक फूल के जैसा, पुष्प के जैसा चिन्ह मध्य फुलिका। और ये मध्य फुलिका जो है ताड़पत्रों की से आई, ताड़पत्रों में बीच में छेद होता था जिसको छिद्रक कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी साइड में हमने छिद्रक लिखा है, और उस छेद में रस्सी बांध करके पांडुलिपि को जो है बांध करके रखा जाता था। इसीलिए हमें पांडुलिपियों में मिलता है तैलाद रच्छेद, जलाद रच्छेद, रच्छेद छितिल बंधनात्। इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जो है हमें वहां पे एक दोहा, एक श्लोक लिखा हुआ मिलता है कि तेल से रक्षा करें, जल से रक्षा करें, शिथिल बंधन से रक्षा करें, जिससे कि वो ग्रंथ जो है लंबे समय तक जीवित रहे। तो इस क्षेत्र में रस्सी डाल करके और उससे जो है बांध करके रखा जाता था ताड़पत्रीय पांडुलिपियों को। कागज की पांडुलिपियों में बीच में छेद तो नहीं कर सकते, नहीं तो वो पांडुलिपि वहीं से फट जाएगी, लेकिन उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ पे जो है ये मध्य फुलिका बनाई जाती है। कागज की पांडुलिपियों में मध्य फुलिका मिलती है, और बीच में जो छेद वाली जगह है ये, यहाँ पे लाल स्याही से या गेरू से बिंदिया जैसा एक टिप्पा बना दिया जाता है, जो चांद जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको चंद्रक कहते हैं। तो ये हो गया आपका पांडुलिपि का स्वरूप। अब इस पांडुलिपि का आपको संपादन करना है। पांडुलिपि स्वरूप देख लिया। मध्य फुलिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, जो अभी आपने बीच में पांडुलिपि के बीच में जो बनी हुई मिलती है, तो इतने प्रकार की मध्य फुलिकाएं या इससे और अधिक प्रकार की मध्य फुलिकाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। पांडुलिपि के बीच में ऐसे फूल जैसे ऐसे कुछ चित्र होंगे और ऐसी आकृतियां होंगी, और उनमें जो है वो पाठ के कुछ अक्षर भी लिखे हो सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं बीच में एक फूल जैसा बना है और ये सीधा पाठ चल रहा है, ये लाइन यहाँ से फिर आगे ऐसे पढ़ना है, एक लाइन होने के बाद फिर दूसरी लाइन ऐसे पढ़ना है। ये हमने बहुत सारे पांडुलिपियों से स्कैन करके यहाँ रखा है, ये सभी मध्य फुलिकाएं हैं। तो प्रश्न एक बनता है कि मध्य फुलिका पांडुलिपि में किस स्थान पर मिलती है, तो पांडुलिपि के जो है बीचों बीच मध्य में, या फिर पांडुलिपि के मध्य में दिखाई देने वाली पुष्प सदृश आकृति को क्या कहते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि मध्य फुलिका। ये पांडुलिपि लेखन के साधन हैं, कलमदान, कलम, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। अकीक पत्थर, प्रकार वगैरह, और इससे जो है लिखे जाते हैं पांडुलिपियां। एक ओलिया, फाटिया जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार का ये फाटिया होता है। पांडुलिपियों के लिए विशेष रूप से हैं। कागज की पांडुलिपि को, ये इसमें क्या है, धागे हैं और कोलतार लगा हुआ है, ऊपर लकड़ी की एक पट्टी है, उस पर धागे लगे हुए हैं, एक समान उनके बीच का समान अंतराल है जो लाइन के ऊपर पेपर को रख के हाथ से ऐसे प्रेस किया जाता है ऐसे। तो उससे क्या होता है कि वो पेपर जो हैंडमेड पेपर है उसमें कुछ आकृति, ये पंक्तियों की आकृति आ जाती है, लाइनें छप जाती है। आप आराम से अपने पाठ को, क्योंकि नागरी लिपि में ये एक एक अक्षर की अपनी अपनी शिरोरेखा होती है, ऐसा नहीं है एक लाइन खींच के सारे अक्षर उसके नीचे लिख दिए, हर एक अक्षर की अपनी शिरोरेखा होगी। तो वो जो है इस फाटिया का कमाल होता है, सीधी लाइन लिख जो हमें पांडुलिपियों में लिखी हुई मिलती हैं, वो इस फाटिया के कारण मिलती हैं। इस पे हमने पेपर रखा, उसको प्रेस किया, उस पर कुछ लाइनें आ गई, हमने अपना पाठ लिख लिया,
पाठ लिखने के बाद वो लाइनें स्वतः ही चली जाएंगी और आपको एक लाइन में सीधा पाठ आपका लिखा हुआ जो है दिखाई देगा। जैसे कोई पेपर या कुछ पत्ता पे आप नाखून से ऐसे नेल अपने एक लाइन खींच दें, तो वो लाइन वहां पे आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे कुछ समय बाद स्वतः ही वो चली जाएगी। तो यही काम इस फाटिया का है। ओलिया, ओलिया भी बोलते हैं। ओली माने पंक्ति। पुरालिपियों के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक पांडुलिपि आ गई, और फिर भाषा और लिपि के विषय में भी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। पांडुलिपि का स्वरूप हमने जान लिया है। अब उसको कैसे संपादित किया जाए, संपादन के जो है विधा पर हम जाते हैं। पांडुलिपि संपादन विधा। कोई पांडुलिपि हमारे हाथ लगी, हमारे पास है, हमें मिली है, हम उसे कैसे संपादित करें। सर्वप्रथम देखेंगे आप यहाँ पे कई शब्द हैं। एक पांडुलिपि है, एक संपादन है, और एक विधा है। तो कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा में सबसे पहले जब पांडुलिपि है तो पांडुलिपि की परिभाषा हमें पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं। यदि आप लोगों में से कोई पांडुलिपि की परिभाषा मुझे बताएगा तो वो जो है ये अच्छा होगा। आप लोग कोई बता सकते हैं पांडुलिपि की परिभाषा? पांडु यानी पीला, जो पीला रंग रहता है, उसको जो ताड़पत्रों का आता है। और लिपि यानी लिखी हुई जो लिपि रहती है उसको लिपि ये कहते हैं। हाँ, लेपने लिपि लेपन से यानी कि कोई जो है ताड़पत्र, भोजपत्र या कपड़े कागज पर लिखा हुआ कोई पाठ है, और वो साधन जो है ताड़पत्र भोजपत्र जो है सूख करके पीला पड़ गया है, तो ये पांडु शब्द आ गया वहां पे। और लिप जो है कोई लिपि है, उस पर कुछ लिपा हुआ है, पुता हुआ है, क्योंकि लिप लेपने ऐसा जो है अमरकोश में मिलता है। लिप धातु से ये निष्पन्न होता है लिपि शब्द। तो हम कह सकते हैं पांडुलिपि की ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा, कागज आदि पर लिखा हुआ कोई पाठ जो है, कोई पाठ लिखा हुआ है, और पूरा जो पांडुलिपि है वो कम से कम 75 वर्ष पुराना है, जिसका सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मूल्य है। मूल्य जरूर होना चाहिए। यदि किसी काम का कोई पाठ किसी काम का नहीं है तो उसको पांडुलिपि कहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण है, दार्शनिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से, कोई ऐसा दस्तावेज जो कि कम से कम 75 वर्ष पुराना है, और उसमें जो लिखा हुआ पाठ है वो महत्वपूर्ण है। उसमें कोई फॉर्मूला है, कोई सामाजिक जो है कुछ विधि विधान है या समाज के लिए जिससे कोई उपकारक कुछ वहां है, तो वो सब जो है पांडुलिपि है। लिपि आ गया। फिर है संपादन। संपादन का मतलब है कि उस पांडुलिपि में जो लिखे हुए पाठ हैं उनको में व्यवस्थित करके समाज के सामने हम उनको रखें, वह संपादन है। अर्थात किसी पांडुलिपि अथवा किसी भी हस्तलेख में लिखे हुए पाठ को समीक्षा करके अन्य उसकी अन्य प्रतियों से, पांडुलिपियों से उस पाठ को मिलान करके जो शुद्ध पाठ है, उस शुद्ध पाठ का व्यवस्थापित करके उस शुद्ध पाठ को हम प्रकाशित करें, वही संपादन है। संपादन में यानी कि सम्यक रूप से उसको व्यवस्थित करना है कि मूल जो करता है उसने क्या पाठ लिखा होगा। ऐसा है कि एक पांडुलिपि की
हमको 50 प्रतियां भी मिल सकती हैं। जितनी जो पांडुलिपि पुरानी होगी उतनी ही उसकी ज्यादा प्रतियां मिलने की संभावना रहती है। उस समय पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने का यही तरीका था कि अगर कोई प्रति अब पुरानी हो रही है या बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी दूसरी प्रतियां बना लेते थे। तो वो लिप्यंतर करने वाला जो लिपिक है, हो सकता है उससे कोई अक्षर लिखने में कहीं छूट गया दूसरी कॉपी करते समय, या कुछ उसने प्रमादवश अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया, कुछ पाठ उसमें अधिक बढ़ गया, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसको हटाया जाए। क्योंकि हमारा पांडुलिपि संपादक का उद्देश्य रहता है कि मूल जो पहली आदर्श प्रति लिखी गई थी उसमें क्या पाठ था, आदर्श प्रति में भी जो कर्ता है उस कर्ता का क्या जो है पाठ रहा होगा, उस मूल पाठ का हमें व्यवस्थित करना होता है उस पाठ को, और उसको संपादित करके समाज के सामने रखना होता है, जिससे कि कर्ता ने क्या पाठ लिखा वही पाठ जो वाचक हैं उस तक पहुंच जाए। तो पांडुलिपि और संपादन, ये दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। अब है कि जो है संपादन के विविध सोपान। पांडुलिपि संपादन के लिए सबसे पहले आपको विषय चयन करना होगा, किस विषय का ग्रंथ का आप संपादन कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और आप कोई जो है साहित्य का कोई पांडुलिपि ले लिए, या रसायन शास्त्र तो फिर भी चल जाएगा, या फिर जो है कोई नाटक ले लिए और उसका संपादन कर रहे हैं, तो उसमें उस तरह का न्याय आप नहीं कर पाएंगे। अतः आप जिस विषय को जानते हैं उसी विषय के अनुरूप यदि कोई पांडुलिपि का किसी प्रत का आप चयन करते हैं तो आपका जो ये संपादन है वो अच्छा होगा। तो विषय के चयन आप अपने जो है ज्ञान के आधार पे करें, उस विषय में आपकी थोड़ी गति हो, और भाषा, आपको जिस भाषा में वो ग्रंथ है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जानते संस्कृत हैं और आपने कोई तिब्बती या चाइना भाषा का कोई ग्रंथ लेकर के काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है पहले वो भाषा सीखनी पड़ेगी। सीख सकते हैं लेकिन उसमें समय जाएगा, इससे समय की बचत भी हो, यथाशीघ्र आपका संपादन व्यवस्थित रूप से हो। इसके लिए आप जिस ग्रंथ पे काम करने जा रहे हैं उसके विषय का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए, किस भाषा में वो लिखा ग्रंथ है उस भाषा का ज्ञान हो, और किस लिपि में वो पांडुलिपि लिखी हुई है उस लिपि का भी हमें बोध हो। लिपि आप बाद में भी सीख सकते हैं, लिपि सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये भी ध्यान रखना है, आप भले ही ओल्ड नागरी प्राचीन नागरी सिर्फ जानते हैं और आप कहें कि साहब नहीं मुझे तो ग्रंथ लिपि में भी लिखा हुआ पांडुलिपि इसका मिला था, शारदा लिपि में भी लिखा हुआ पांडुलिपि मिला था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मुझे वो लिपियां नहीं आती थी। ऐसा नहीं करना है। भले आप एक ही लिपि जानते हैं फिर भी जब आप किसी ग्रंथ पे काम कर रहे हैं तो अन्य जितनी लिपियों में लिखा हुआ पाठ मिल रहा है वो सबका संकलन करना चाहिए। समीक्षात्मक संपादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उन लिपियों को सीख लें या फिर उन लिपियों के जानकारों विद्वानों के साथ आप संपर्क करके उनका लिप्यंतर करा लें। तो इससे क्या होगा कि आपके पाठ जो है अच्छे अच्छे पाठ, आप मूल पाठ तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी अभिज्ञान शाकुंतलम का समीक्षात्मक संपादन अभी 2018-19 में छपा, हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से ही जो पब्लिश हुआ है, प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट जी ने उसका संपादन किया है। तो उन्होंने जो है बहुत सारी इन लिपियों की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, जिसमें ग्रंथ लिपि की पांडुलिपि भी उन्होंने ली, शारदा लिपि की पांडुलिपि भी ली, और नागरी लिपि की भी कई पांडुलिपियां उन्होंने ली। अन्य लिपियों में भी उनको जहां जहां से मिली उन्होंने संकलन किया और उनमें क्या पाठ हैं उन पाठों को अपने मूल जो नागरी की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके साथ मिलान किया, और तीनों चारों लिपियों की पांडुलिपियों में से जो पाठ उनको जो है मूल कर्ता का लगा उस पाठ को उन्होंने उसमें जो है वरीयता दी। तो हमें भी जो है
जितने लिपियों में लिखा हुआ पाठ मिले वो लेना चाहिए। भाषाओं में भी फिर आपको दूसरी भाषा में भी अगर लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका कोई ट्रांसलेशन है, तो वो भी ले लेना चाहिए। उस भाषा के विद्वान से संपर्क करके हम उसमें उसका जो है भाषांतर कर सकते हैं। तो विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, लिपि और रुचि, उसके बाद मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। फिर आता है हस्तप्रत अन्वेषण। आप पांडुलिपियों का अन्वेषण करें। कोई एक पांडुलिपि मिल गई है तो अधिक से अधिक ग्रंथ भंडारों में आप जाएं, ग्रंथालयों का सूची देखें, कैटलॉग देखें, कैटलॉग कैसे बनता है, सूचनाएं कहां कहां से मिलती हैं, इस विषय में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और कैटलॉग कितने प्रकार के होते हैं, कैटलॉगोरम भी देखेंगे, कैटलॉग भी देखेंगे। कैटलॉग वो कार्ड के रूप में हो सकता है, एक रजिस्टर के रूप में हो सकता है, या फिर वो जो है कंप्यूटर में वो सूची हो सकती है। उन सबको देखना है। आचार्य श्री कैलाश सागर सूर्य ज्ञान भंडार जो अहमदाबाद में है, उसका कैटलॉग बहुत अच्छा है। उन्होंने कंप्यूटर पे उसमें सर्च इंजन बनाया हुआ है। आपको जो ग्रंथ चाहिए उस ग्रंथ का नाम आधा भी कुछ याद है उतना लिखिए, और जो है गूगल सर्च इंजन की तरह वहां सर्च इंजन है, सर्च कीजिए, आपको आपका अगर ग्रंथ वहां है तो मिल जाए। आदि वाक्य अंतिम वाक्य का भी वहां विधान है। ये ग्रंथ का स्टार्टिंग की लाइनें, अंत समापन की कुछ पंक्तियां भी उसमें लिखी हुई हैं। यदि आप जैसे कि अ लिख करके उसमें सर्च करेंगे तो अ से कितने ग्रंथ शुरू हो रहे हैं उन सब की लिस्ट आपको आ जाएगी सामने। तो इस प्रकार के भी जो है कैटलॉग आपको मिलेंगे। एक जो है प्रिंटेड बुक्स के लिए एक जैना का कैटलॉग, जैना ई लाइब्रेरी जो है अमेरिका से संचालित हो रही है, और भारतीय मूल के ही वो जो है उसके जो है जो इसका संचालन कर रहे हैं भारतीय मूल के ही हैं, और वो अमेरिका से संचालित होती है। लाखों पुस्तकें वहां हैं। ऑनलाइन आप उसमें पुस्तकें सर्च कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो है इस प्रकार की सूचियां आपको बहुत सारी मिलेंगी। फिर आपका जो है सूची का अन्वेषण हो गया। फिर सूची में से आपने कोई ग्रंथ को चयन किया, उस ग्रंथ को चयन करने के बाद उस विषय विशेषज्ञ से आप मिलें कि भाई ये इस ग्रंथ का ये पांडुलिपि है, इसमें ये कंटेंट है। तो वो जो एक्सपर्ट है वो आपको सलाह देंगे कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे हो सकता है। तो ये तो एक सामान्य जो है संपादन के सामान्य जो है सीढ़ियां हो गई, सोपान हो गए। फिर आता है, अब आपका काम शुरू होता है आपने पांडुलिपि भी ले ली, एक से अधिक पांडुलिपियां भी मिल गई, अब उसको संपादन करना है। तो देखिए संपादन को हम दो रूप में बांट सकते हैं, एक संपादन और एक समीक्षात्मक संपादन। पांडुलिपि का आप या तो ओनली एक साधारण सा संपादन कर दें, आपको एक ही पांडुलिपि मिली है, बड़ी महत्वपूर्ण है, जल्दी से जल्दी समाज को उसकी आवश्यकता भी है, समाज के सामने वो आ जाए, तो एक ही। अब ऐसा नहीं है कि हमको उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है और लेकिन नहीं साहब हम तो इसका समीक्षात्मक संपादन ही करेंगे, जब तक अन्य प्रतियां नहीं मिलेंगी तब तक बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं मिल रही है तो एक ही पांडुलिपि के आधार पर आप साधारण सा संपादन करके अपने विवेक के अनुसार कुछ विद्वानों का सहयोग लेकर के उस पाठ को आप जो है प्रकाशित कर दें, विद्वानों तक पहुंचा दें। विद्वान लोग भी उसमें फिर जो है काम करेंगे, और हो सकता है किसी के पास उससे संबंधित कुछ सामग्री हो तो वो आपके साथ संपर्क करके आपके साथ साझा करेगा। जैसे आपने देखा कोरोना काल में कि जो है कोरोना के लिए वैक्सीन बनानी है, तो सभी देश लगे थे, और हमारे भारत ने बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई, तो तुरंत उन्होंने जो है जो सामग्री थी उसको जो है संपादित करके समाज के उपकार के लिए समाज को दे दिया। इसी प्रकार से यदि आयुर्वेद का कोई ग्रंथ आपको मिले और उसमें कोरोना की कोई दवाई आपको मिल रही है, उस समय की परिस्थिति में अगर आप हों तो आपको जो पाठ मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, अपने स्वविवेक से यथामति उसको संपादित करके आपको समाज के सामने रख देना है। तो ये हो गए जो है साधारण संपादन।
दूसरा होता है समीक्षात्मक संपादन। समीक्षात्मक संपादन में क्या है कि आपको पाठों को समीक्षा करके, एक कई सारी पांडुलिपियां आपके पास हैं, उनके साथ आप पाठों को मिलान करके जो योग्य पाठ है, यानी कि जो आदर्श प्रति में हमारे जो सबसे पहले जो आचार्य ने के मन में क्या पाठ आया होगा, या आचार्य ने जो ग्रंथ के कर्ता है उन्होंने क्या पाठ लिखा होगा, किस पाठ का चयन किया होगा, वो पाठ हमें जो हमारे वाचक हैं उनके सामने रखना होता है। तो इसके लिए हमें पाठों की समीक्षा करनी पड़ेगी। एक से अधिक पांडुलिपियां मिल रही हैं तो उन पांडुलिपियों में उन पाठों को मिलान कीजिए, और उसमें से जो पाठ कंटेंट की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से योग्य लगे कि भाई मूलकर्ता ने यही पाठ लिया होगा, उस पाठ को आप मूल टेक्स्ट में रखिए, बाकी के पाठों को आप जो है फुटनोट में डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी पांडुलिपि का, शारदा लिपि की पांडुलिपि में लिखा हुआ, आपने मूल तो बनाया नागरी लिपि की पांडुलिपि को, एक पाठ आपको शारदा लिपि की पांडुलिपि का अच्छा लगा, आप उसको ले लीजिए मूल में, और जो नागरी का था उस पाठ को आपने जिसको स्किप किया है उसको आपने छोड़ दिया, कहीं उसका उल्लेख ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। जिन जिन पाठों को आपने छोड़ा है, स्किप किया है, उन सब पाठों को भी आपके समीक्षात्मक संपादन में नीचे फुटनोट में आप दर्शाइए। उससे ये फायदा होगा, इन फ्यूचर उस ग्रंथ को पढ़ने वाले जो वाचक हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई देखिए इन्होंने 5 पांडुलिपियों के आधार पर संपादन किया है, इस पांडुलिपि में ये पाठ था। आपने जो पाठ लिया है उस पाठ को आप मूल में रख करके फिर अपना भी मत लिखिए वहां पे एक फुटनोट डाल करके कि ये पाठ में इस कारण से यहाँ मूल टेक्स्ट में इस पाठ को स्थान दे रहा हूं। तो हो सकता है आपने जो पाठ चयन किया है शायद वो सही हो, अच्छी बात है, ना हो तो अन्य जो पाठ आपने नीचे लिखे हुए हैं उन पाठों की समीक्षा करके कोई विद्वान, हो सकता है किसी और पांडुलिपि का जो पाठ था वो सही हो, उसको जो है वो स्थापित कर जो है आगे करे। तो ये समीक्षात्मक संपादन का जो है में कार्य होता है। तो संपादन आपका साधारण संपादन हो गया। समीक्षात्मक संपादन में आपको समीक्षा करनी है पांडुलिपियों की, और समीक्षात्मक संपादन भी 2 प्रकार का होता है। इसको जो है क्रिटिसिज्म, लोअर क्रिटिसिज्म एंड हायर क्रिटिसिज्म। एक तो सामान्य तुलनात्मक संपादन और एक विशिष्ट तुलनात्मक, उच्च कोटि का जो है तुलनात्मक समीक्षात्मक संपादन। तो सामान्य समीक्षात्मक संपादन में तो क्या होगा कि आपने 2 या 3 पांडुलिपियां मिली, उसमें से जो पाठ आपको अच्छा लगा अपने विवेक से जितना आप कर सकते थे उस मूल पाठ का चयन आपने किया। और जो विशिष्ट समीक्षात्मक संपादन होगा उसमें आप पांडुलिपियों में से तो पाठों का चयन करेंगे ही, साथ ही आपको, आप जिस पाठ को ले रहे हैं उस पाठ की आपको जो है हायर क्रिटिसिज्म करना है, उच्चतर समीक्षा करनी है। इसके लिए आप अन्य शास्त्रों के उद्धरण देखें, वहां से उसके उद्धरण दें कि भाई इस शास्त्र में इसी संबंध में ये विषय पर ऐसा कहा गया है, इसलिए मैं इस पाठ को ले रहा हूं। अन्य विद्वानों के साथ भी आप जो है उस विषय के जो मर्मज्ञ हैं उनके साथ उन एक एक पाठ पर चर्चा करें, और उनमें से जो डिसीजन आए, जो निर्णय आए, उन निर्णयों के आधार पर आप जो है उच्चतर समीक्षा करके उस पाठ को मूल टेक्स्ट में स्थान दें। और जो उच्चतर समीक्षा करते समय जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी आपने कारण या जो भी सिद्धांतों का आपने प्रयोग किया है, उन सबको फुटनोट में आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका समीक्षात्मक संपादन के प्रकार। अब आपने समीक्षात्मक संपादन के प्रकार को जान लिया, अब संपादन शुरू कैसे हो। तो सबसे पहले हमने जो पांडुलिपि ली उस पांडुलिपि को हम पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, आदितः अंत पर्यंतम उसको एक बार हमें पूरे पाठ को पढ़ लेना है, जिससे हमको विषय वस्तु का बोध हो जाएगा। जो लिप्यंतर करने वाला है, प्रतिलेखक है, उसकी
जो है उसकी भी टेक्निक पता चल जाएगी, किस तरह के अक्षर लिख रहा है, या क्या जो है अंदर में कुछ चित्र बनाया हुआ है, या जो है कुछ कोई फॉर्मूला दे रहा है। तो पूरा पढ़ने से हमको जरा जो है उस ग्रंथ का कुछ अंदर में कोई की होगा तो वो भी हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले उस पांडुलिपि को पढ़ें, फिर जो है आदर्श प्रति का लिप्यंतर, हमने जैसे 5 पांडुलिपियां इकट्ठी कर ली, उनमें से कोई एक लिपि पांडुलिपि को आदर्श प्रति बनाएंगे, और उस आदर्श प्रति को जो है हमें फिर लिप्यंतर करना होगा। लिप्यंतर का मतलब लिपि का अंतरण, लिपि का परिवर्तन। जैसे आपको शारदा लिपि की पांडुलिपि है, तो आपको जो है देवनागरी लिपि में, अभी की जो लिपि है उसमें उसका लिप्यंतर कर लेना होगा, जिससे कि आपको भी पढ़ने में, क्योंकि आप जब प्रकाशित करेंगे तो अभी की जो लिपि है, सर्वसाधारण जो लिपि है जिसको सब पढ़ सकते हो, उस लिपि में आपको वो ग्रंथ प्रकाशित करना है। तो उस लिपि में उसका आदर्श प्रति का लिप्यंतर कर लें। और लिप्यंतरण करने के भी जो है कई विधा हैं। आपको लिप्यंतर करना चाहिए, अगर मेरी माने तो जो है आपको कोलेशन शीट में लिप्यंतर करना चाहिए। कोलेशन शीट में क्या होता है कि वो जो है 32 खाने होते हैं। एक जैसे A4 साइज का कोई पेपर है, उसमें जो है 32 खाने हैं, हर एक लाइन में 32 खाने होंगे, ये अनुष्टुप छंद को फॉलो करते हुए। तो और उसमें फिर आपको, जैसे कि आपके पास 5 पांडुलिपियां मिली, तो लेफ्ट साइड से आप उन पांडुलिपियों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो आपने मूल आदर्श जो पांडुलिपि ली है उसको 1 नंबर दे दें, उस पांडुलिपि को शॉर्ट नाम दे दें। जैसे आपने शायद आपको पटना म्यूजियम की पांडुलिपि का पाठ सबसे अच्छा लगा, आप उसको आदर्श प्रत बना रहे हैं, तो उसको P1 ऐसा नाम दे दें पहले नंबर पे। उसके नीचे एक लाइन में उसका पाठ आएगा, नीचे की दूसरी लाइन में फिर आपको, जैसे कि अहमदाबाद की कोई प्रति का पाठ अच्छा लगा, उसको A2 ऐसा नाम दे दीजिए, या फिर PHP, HP माना हस्तप्रत, पटना की हस्तप्रत, और जो है AHP अहमदाबाद की हस्तप्रत, या P1 P2 ऐसा भी दे सकते हैं। पांडुलिपि 1, पांडुलिपि 2, पांडुलिपि 3, पांडुलिपि 4। तो उनको जो है या फिर भंडार के नाम से भी आप उनको नाम दे सकते हैं। जैसे कि आपको कोवा भंडार की पांडुलिपि का मूल पाठ जो है आदर्श प्रति के रूप में आप ले रहे हैं, तो K1 ऐसा नाम दे दे। दूसरा आप जो है हमारा जो है गंगानाथ झा भंडार की पांडुलिपि को ले रहे हैं, तो उसमें G2 ऐसा करके, अगर 5 या 10 पांडुलिपियां हैं, लेफ्ट साइड में एक से वो जो है पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके 10 का नंबर डाल लीजिए। अब जो पहली आपने आदर्श प्रति ली है उसका पूरा पाठ उन जो 32 खाने की जो आपकी जो कोलेशन शीट है, संतुलन पत्रिका, उसमें एक एक अक्षर को लिखिए, एक खाने में एक अक्षर को लिखिए। जैसे हम लोग कई बार वो जो है फॉर्म वगैरह भरते हैं हमारा नाम, आधार कार्ड वगैरह बनवाने के लिए, या तो उसमें वो नाम पूछता है, तो वो खाने होते हैं, एक एक अक्षर लिखते हैं। जैसे मेरा उत्तम सिंह नाम है तो UT, एक खाने में U, दूसरे में T, तीसरे में T, ऐसे AM ऐसा लिखना है। ऐसे ही उन एक एक अक्षर को आप लिखिए। आप कहेंगे साहब इससे तो बहुत समय लगेगा। समय लगेगा, लेकिन काम आपका ऑथेंटिक होगा। एक बार समय लगेगा, लेकिन आपको सूचना सारी वहां से हमेशा के लिए बिल्कुल जो है ये जो है हस्तामलकवत आपके सामने आ जाएंगे। सिर्फ एक जो आदर्श प्रति है उसके सारे पाठों को लिखिए, अर्थात जितनी पंक्तियां हैं उस पांडुलिपि में। यदि 200 पंक्तियां हैं टोटल पूरे में, पूरे ग्रंथ में यदि 500 पांडुलिपियां हैं, ग्रंथाग्र जो बोलते हैं, तो आपको 500 ही कोलेशन शीट लगेंगी। एक एक कोलेशन शीट में एक ही लाइन 32 अक्षर लिखे जाएंगे। पहली पांडुलिपि के 32 अक्षर लिख लिए, दूसरी, तीसरी, चौथी पांडुलिपियों के उन्हीं 32 अक्षरों को उसके साथ मिलान कीजिए। जहां दोनों पाठ समान चल रहे हैं उसको चलने दीजिए,
तो दूसरी और तीसरी पांडुलिपियों के सिर्फ आपको जो पाठ भेद हैं उन पाठ भेदों को ही वहां लिखना है, पूरा पाठ जो है फिर से आपको लिखना नहीं है। हो सकता है किसी पाठ में सिर्फ ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार का अंतर हो, किसी पाठ में कोई एक अक्षर लुप्त हो, कहीं एक अक्षर अधिक हो गया हो, तो वो जो है जितना परिवर्तन है उतना ही लिखना है। बाकी दोनों पांडुलिपियों का जो समान पाठ चल रहा है वो उसको खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ दिया मतलब आपको पता चल गया कि पहली दूसरी तीसरी पांडुलिपियों में ये पाठ समान है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ जो पाठ वैविध्य है, जो पाठ वेद है, उन्हीं पाठ वेदों को आप लिखिए। इस प्रकार से सारे पाठ वेद, सभी पांडुलिपियों के जो पाठ वेद हैं वो जो है निकल करके आपको सामने आ जाएंगे। अब आपके पास आपका लिप्यंतर हो गया। अब देखिए लिप्यंतर और प्रतिलिपि में भी अंतर है। लिप्यंतर मतलब पांडुलिपि का जो है लिपि का परिवर्तन करना, और प्रतिलिपिकरण में क्या होता है, एक पांडुलिपि जैसी जिस लिपि में लिखी हुई है वैसी ही उसी लिपि में दूसरा पांडुलिपि बना देना, दूसरी कॉपी बना देना, अर्थात जेरोक्स एक प्रकार से, वो जो है प्रतिलिपिकरण होगा। उसी प्रकार से जो है ये अनुवाद और अनुवाद भी जो है, और जो या फिर जो है भाषांतर है या फिर जो है ये सब चीजें होती है। तो आप जो आपको लिप्यंतर करना है, प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कोई ग्रंथ का संपादन कर रहे हैं तो आपके पाठ वेद निकल करके आ गए, फिर आपको उन पाठ वेदों का अब निर्धारण करना है कि इसमें से मूल कर्ता का पाठ क्या रहा होगा। अब मूल कर्ता के पाठ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके कंटेंट के साथ उस पाठ को मिलाना है कि आपका जो कंटेंट मूल में जो चल रहा है, जो विषय चल रहा है, उसी से संबंधित वो पाठ है या उससे बिल्कुल भिन्न है, अर्थ ही उसके साथ कोई मेल नहीं बैठता है। तब तो आप देख लेंगे कि प्रमादवश ये पाठ आ गया है, इसको हटा सकते हैं। जैसे कि आप जो है रामायण की कोई पांडुलिपि है, उसका आप समीक्षात्मक संपादन कर रहे हैं और वहां जो है विषय चल रहा है उनका जो है जैसे कि यदि विषय चल रहा है इसका राम रावण युद्ध का विषय चल रहा है और वह पाठ कोई जो है भगवान राम के अभिषेक से संबंधित रिलेटेड पाठ आ गया, तो आप समझ लेंगे कि नहीं ये तो गलती से यहाँ आ गया है, क्योंकि वो विषय के साथ मेल ही नहीं खा रहा है। इसके आधार पर भी आप पाठों का चयन कर सकते हैं। विषय के अनुरूप जो पाठ है उसको लेना है, प्रसंग के अनुरूप जो पाठ है उसको लेना है। अब कई पाठ ऐसे होते हैं कि विषय और प्रसंग के अनुरूप भी होते हैं, लेकिन वो अलग से बाद में ऐड किया हुआ है या वहां जो है कुछ त्रुटिवश लिख गया है, तो उनका निर्धारण करने के लिए फिर हमको जो है कुछ अन्य शास्त्रों का भी सहयोग लेना होता है। उन शास्त्रों के साथ उस प्रसंग को मिला करके, हो सकता है वही श्लोक किसी अन्य ग्रंथ में भी लिखा हो, तो उस ग्रंथ के साथ उस श्लोक को मिला लीजिए, वहां से भी आपका पाठ शुद्ध हो सकता है। या फिर उस विषय के जो विद्वान हैं, आपके गाइड हैं, उनके साथ विमर्श कीजिए और वो जो है आपको बताएंगे कि भाई यहाँ क्या पाठ हो सकता है, आपके मन में क्या क्या चल रहा है उस पाठ के विषय में, वो सारी चीजें भी आप उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि उस ग्रंथ के साथ हमेशा आप रह रहे हैं, उसका पूरा संपादन आपने किया है, तो उसमें जहां जहां कोई संगति या विसंगतियां आपको मिली हैं, उन चीजों को भी आप जब पाठ निर्धारण करते समय आपका जो गाइड है या जो विद्वान है उनके साथ आप शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या है कि उनको भी सारा जो है पूर्वापर संबंध का बोध हो जाने से वो पाठ निर्धारण करने में आपको और अधिक सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पाठ निर्धारण कर सकते हैं। और समीक्षात्मक जो है जो उच्चतर समीक्षा करते समय तो अवश्य ही आपको उन पाठ निर्धारित किए हुए पाठ की भी समीक्षा करनी है, और वो क्यों लिया है उसके सारे एविडेंस आपको फुटनोट में देने होंगे। तो ये पाठवेद निर्धारण हो गया, आपने पाठों को सुधार लिया, कहीं
भाषा की दृष्टि से, कहीं लिपि की दृष्टि से, या कहीं जो है और उनके मात्राओं, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, या वो जो है प्रांतीय भेद के कारण कई बार सौ और शौ का भी जो है ये बहुत सारा जो है पांडुलिपियों में ये समस्या रहती है कि जैसे कि शुद्ध लिखना है, शौ तालव्य शा का प्रयोग होना चाहिए, दंत सा का प्रयोग कर दिया। बहुत जगह तालव्य शौ और दंत सा के प्रयोग में जो है समस्याएं होती हैं। तो आप उस पाठ को जो है देख लीजिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा यहाँ अक्षर होना चाहिए, उसको आप वहां सुधार देना चाहिए। आयुर्वेद के पांडुलिपियों में ऐसा बहुत होता है, बहुत मिलते हैं कि वहाँ तालव्य श और दंत स का भेद नहीं होता है, या फिर जो है कोई मालवा क्षेत्र में लिखी गई प्रति है, इसके आधार पर हम ये भी देख लेते हैं, पता चल जाता है ये प्रति किस क्षेत्र में लिखी होगी, या इसका जो प्रतिलिपि करने वाला जो प्रतिलिपि लेखक है, जो लहिया है, वो किस प्रदेश का होगा। वहाँ वो जो है मालवा के क्षेत्र की जो लिपिकार है वो 100 और 100 में जो है गड़बड़ी करते हैं, या फिर किसी पांडुलिपि पर या किसी जो लेखक है उस पर प्राकृत भाषा का यदि यदि उस पर जो है प्रभाव है, तो भी वो जो है तालव्य श के स्थान पर दंत सा का प्रयोग कर देता है। तो इन चीजों को हमें सुधार देना चाहिए। पाठ सुधार करके फिर हमें आदर्श पाठ का चयन कर लेना है कि आदर्श पाठ क्या है, और उसी आदर्श पाठ को आप मूल टेक्स्ट में स्थान दीजिए। बाकी के जितने पाठ हैं उनको आप फुटनोट में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है एक समीक्षात्मक संपादन समाज के सामने जो है दे सकते हैं, और जो है जिससे कि सबका समाज का उपकार हो सकता है। तो ये हुए हमारे समीक्षात्मक संपादन के कुछ सामान्य सिद्धांत। इस विषय में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुजी, इसमें वंश वृक्ष का भी निर्माण भी तो होता है, वंश वृक्ष से संबंधित वंश देखिए वंश वृक्ष जो है पांडुलिपियों का बनेगा, और जैसे ही जब आपने कोलेशन शीट जो बना ली ना, कोलेशन शीट से ही वंश वृक्ष भी निर्धारण हो जाएगा। वंश वृक्ष में ये है कि कौन कौन पांडुलिपियां किस वंश की हैं, यानी कि किस पे से कौन सी पांडुलिपि की कॉपी की गई है। तो जिन पांडुलिपियों के पाठ एक जैसे समान चल रहे हैं, अर्थात वो एक वंश की हैं, दूसरी पांडुलिपियों के पाठ दूसरे प्रकार के चल रहे हैं, वो दूसरे वंश की हैं, तीसरी पांडुलिपि के जो पाठ भेद हैं वो बिल्कुल दोनों ही पांडुलिपियों के पैरेलल नहीं, वो तीसरे प्रकार के चल रहे हैं, तो वो तीसरे वंश की पांडुलिपि है। तो इस प्रकार से आप जो है वंश वृक्ष बना सकते हैं उन पांडुलिपियों का। कोटेलेशन, ये जो आपकी जो सीट है, उस सीट से जो है कोलेशन सीट से आपको वंश वृक्ष बनाने में बड़ी सुविधा रहेगी। दूसरा, वंश वृक्ष आप सिर्फ कोलोफोन, जो पोस्ट कोलोफोन है, उनको पढ़ करके भी उनके आधार पर भी आप हस्तप्रतों का वंश वृक्ष बना सकते हैं। वहां पे जो है देखिए कि जो प्रतिलिपिकार ने, हो सकता है कि जिस पांडुलिपि पे से उसने कॉपी की है उसका कहीं कुछ उसने कोई क्लू दिया है, आचार्य परंपरा कहीं उसने दी है, या फिर उन्होंने वो रचना प्रतिलेखन संबत लिखते समय दूसरी कौन सी परंपरा को फॉलो किया है। उन सारी चीजों के आधार पर भी आप वंश वृक्ष बना सकते हैं। या एक ही पाठ, वो जो है हर पांडुलिपि में वो एक ही स्थान पर पाठ भेद है, इसका मतलब कि वो जो है सब एक जो है एक पैसे एक में गलती हो गई, बाकी वो गलतियां दूसरे में सेम वैसे ही आ गई, अर्थात जिसमें सर्वप्रथम गलती हुई है वो उनकी माता है, बाद की जो पुत्रियां है। तो इस प्रकार से आप वंश वृक्ष बना सकते हैं। ओके जी गुरु जी। और कोई प्रश्न है आपका? गुरुजी, एक जिज्ञासा थी मेरा जी। बहुत कार्यों में देखा है, शोध कार्यों में
कोई ग्रंथ का संपादन उसके साथ अध्ययन ऐसा देखा है। तो वहां पर कैसा काम होता है, संपादन एवं अध्ययन, उसमें कैसा काम करना चाहिए? अच्छा, आपका आपका जो है विषय, जो आपने पीएचडी में विषय लिया कि इस ग्रंथ का संपादन एवं अध्ययन, हाँ सर। ऐसा विषय है ना? तो उसमें हाँ हाँ। संपादन में तो भाई चलो कि हमने जो पाठ हैं उनको संपादित करके रख दिया, अध्ययन में क्या दें, ऐसा आपका प्रश्न है। क्या उसमें समीक्षात्मक करना तो चाहिए देखिए, और पाठ निर्धारण अध्ययन, करना चाहिए? हाँ, अध्ययन में संपादन करते समय जो जो उसमें आपको कुछ संगतियां, कुछ विसंगतियां, कुछ पाठों के प्रकार, कुछ विशेषताएं, कुछ वैशिष्ट्य, जो कुछ भी उसमें आपको लगा है, आपको समझ में आया है, वो सब हाँ। चीजों का आपको वहां अध्ययन में दिखाना है। आपने भाई अच्छा, संपादन अध्ययन में कर दिखाना लिया, हाँ, संपादन करने के बाद आपको संपादन करते समय उसमें क्या क्या चीजें जो हैं, वैशिष्ट्य उसमें क्या है, वो सारा वैशिष्ट्य आपको अध्ययन में दिखाना है। उस ग्रंथ को पढ़ करके उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला, समाज के लिए क्या उसमें महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें अध्ययन में जाएंगी। ओके। है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी, मैंने प्रारंभ में भी पूछा था कि किसी पांडुलिपि को जी। संपादित करने से पहले, गुरुजी, किसी पांडुलिपि को संपादित करने से पहले हम कैसे जाने कि अभी ये प्रकाशित हो चुकी है या नहीं? क्या क्या स्रोत है हाँ, इसके? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं नीरज हूँ, करनाल, हरियाणा से। अच्छा, जी जी, स्वागत है। देखिए, आप करनाल से हैं तो आप जीटी करनाल रोड पे ना एक भंडार है, बीएल इंस्टीट्यूट, भोगीलाल लहरचंद शोध संस्थान, पांडुलिपि शोध संस्थान, नहीं कभी सर, गए ये हैं कब? आप? जीटी करनाल रोड पे है, नहीं जीटी सर, मैं करनाल रोड है करनाल ना? हरियाणा में हूँ सर, हरियाणा करनाल अच्छा, अलग से हाँ, जनपद है ये, वो करनाल अलग है अच्छा, वहाँ दिल्ली में। हाँ, तो आप हरियाणा दिल्ली से नजदीक ही हैं, वो ये आप कभी जा सकते हैं वहाँ ना। जी गुरु जी। लगभग 30-40 हजार पांडुलिपियां हैं वहाँ, जीटी करनाल रोड पे ही है वो भंडार, बीएल इंस्टीट्यूट, भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट। तो आपका जो है, आपको जानना है कि वो जो है संपादित, वो पांडुलिपि प्रकाशित हो गई है या नहीं हुई है, कैसे पता करें? देखिए, इसके कई उपाय हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि आपको कोई कैटलॉग में पांडुलिपि मिली, आपने उसको जानकारियां अपने एक कॉपी में लिख ली, एक डायरी में लिख लीजिए, कौन करता है, किस समय की है, क्या विषय है, कितने श्लोक हैं, कितने फोलियो हैं, ये जानकारी आपके पास आ गई। फिर आप उस ग्रंथ के नाम के को लेकर के जो है कुछ विद्वानों से पूछिए कि इस नाम का एक ग्रंथ मुझे पांडुलिपि मिल रही है, ये क्या संपादित है, अभी प्रकाशित हो चुकी है या अप्रकाशित है? तो उस विषय के जो विद्वान होंगे वो आपको एक 50% आइडिया दे देंगे। यदि उनके ध्यान में कहीं वो ग्रंथ आया होगा तो वो आपको बताएंगे। वो अगर यदि कहीं उद्धरण मिलते हैं तो ये भी कहेंगे अरे ये आप प्रकाशित है, और उद्धरण तो कई ग्रंथों में मिलते हैं लेकिन ये ग्रंथ देखने को नहीं मिला। और प्रकाशित है तो हो सकता है कोई विद्वान ने उसको पढ़ा हो या किसी की लाइब्रेरी में हो, वहां से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। दूसरा, उस विषय से संबंधित उनके पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की जो भूमिका है ना, उसको पढ़िए। जैसे आपकी जो है, आपको कोई लघु सिद्धांत की पांडुलिपि मिल गई, तो आप देखते ही आप पहचान जाएंगे अरे लघु सिद्धांत तो प्रकाशित है। यदि उसकी टीका मिल गई तो अब उस टीका के जो टीकाकार हैं उसके विषय में आप अन्य जो विद्वानों द्वारा संपादित लघु सिद्धांत की जो है कॉपियों को देखिए, उन्होंने किन पांडुलिपियों के आधार पर संपादित किया है, उन्होंने किन किन टीकाओं का नामोल्लेख किया है, किन किन टीकाकारों का नामोल्लेख किया है, वहां से भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। हो सकता है किसी विद्वान ने वहां ऐसा लिखा हो कि इसकी ये नाम की टीका भी मिलने के संकेत मिलते हैं लेकिन अभी तक कहीं देखने में आई नहीं है, तो वहां से एक आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा कुछ भंडार हैं, जैसे आचार्य कैलाश सागर सूरी ज्ञान भंडार है अहमदाबाद का, वहां 3 लाख पांडुलिपियां हैं और
इतनी 3-4 लाख जो है प्रिंटेड बुक हैं, और वो उन्होंने पूरा जो है उस दोनों का कैटलॉग बनाया हुआ है ऑनलाइन। आप उनको ग्रंथ का नाम बताइए, वो अपने उस ग्रंथ को गूगल की तरह अपने उसमें गूगल सर्च इंजन में डाल करके सर्च करेंगे, यदि उनके भंडार में होगा, उन 3-4 लाख किताबों में अगर होगा वो, तो वो वहां से पता चल जाएगा। वो बता देंगे अरे ये किताब यहाँ से छपी है, इस समय की है, ये इसके राइटर है। तो आप कुछ भंडारों से भी पता कर सकते हैं, कुछ विद्वानों से पता कर सकते हैं, कुछ ग्रंथों की भूमिकाओं को पढ़ करके पता कर सकते हैं। यही उपाय है। ओके जी गुरुजी। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सर, मुझे ये कोलोफन होता है वो खुद ही बनाना पड़ेगा या कोई ऑनलाइन टूल भी है जिससे अपने बना बनाया मिल जाता है? और कोलोफन अगर बना के हम अलग अलग अक्षर लिखते हैं तो इसके बजाय डायरेक्ट हम नीचे फुट नोट में इसी तरह लिख सकते हैं कि ये इसमें अक्षर अलग है या शब्द अलग है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ देखिए, कोलोफोन बनाना वो कोलोफोन नहीं है। आप संतुलन, आपका प्रश्न संतुलन पत्रिका से है। जी। और कोलोफोन जो है, कोलोफोन तो वो है जो पुस्तिका है। हाँ हाँ वो हाँ, गलती हो पांडुलिपि गई। में तो वो पुस्तिका तो पहले से लिखी हुई है ही। जी जी। और आपको संपादित करते समय संतुलन पत्रिका की जो आवश्यकता पड़ती है, वो संतुलन पत्रिका आप एक्सेल में, कंप्यूटर में बना सकते हैं बहुत से, लेकिन संतुलन पत्रिका बना करके ज्यादातर लोग ग्रंथों का संपादन करते नहीं है। परंतु महाभारत एवं रामायण आदि ग्रंथों के जो समीक्षात्मक संपादन हुए हैं, वो सब संतुलन पत्रिकाओं से हुए हैं। वहां संतुलन पत्रिकाएं बनी हैं। तो आप जो है यदि संतुलन पत्रिका बना के काम करेंगे तो आपके पाठ बिल्कुल हस्तामलकबद्ध आपके सामने आ जाएंगे। बाकी तो आप एक रजिस्टर ले लें, उसमें एक जो ग्रंथ है जिसको मूल अपने आदर्श प्रति बनाया है, उसका पूरा प्रतिलिपि कर लें, उसका लिप्यंतर कर लें, और अन्य पांडुलिपियों के पाठों को उसके साथ मिला लें। जहां जहां पाठ भेद हो वहां आप फुटनोट लिखते हुए उन पाठ भेदों को नीचे लिख लें। ये भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें वो चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। कई बार जो है इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि समीक्षात्मक संपादन कर रहे हैं तो संतुलन पत्रिका के साथ करना चाहिए। और सर ये संतुलन पत्रिका मतलब अगर 100 पेज की पांडुलिपि है तो कितने पेज लगेंगे? और ये केवल ऑनलाइन ही होगी, मतलब ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं? ना ऑफलाइन आप प्रिंट निकाल लीजिए। आप जो है A4 साइज में एक पेज में जो है आपके 32 खाने हो, यानी कि एक लाइन में 32 खाने हो, और नीचे में आपको जैसे 4 पांडुलिपियां हैं तो कम से कम 4 खाने हो, 32 के 4 हो, 5 कर लीजिए, क्या पता एक और मिल जाए, बाकी का हिस्सा खाली रह जाएगा। ऐसे करके आप अगर 100 पेज की पांडुलिपि है, हर एक पांडुलिपि में 10 जो है लाइनें हैं जी, है ना? तो वो 10 लाइनों के लिए 10 जो है संतुलन पत्रिकाएं लगेंगी। एक लाइन एक ही में आएगी, 10 क्या, वो सिर्फ 32 अक्षर ही आएंगे जी। तो 100 के लिए कम से कम जो है 1000 या 1200-1300 पेज मान लीजिए आप लग जाएंगे, है ना? क्योंकि आपको एक जो पत्रिका, संतुलन पत्रिका में सिर्फ आपको 32 अक्षर ही उसके लिखने हैं। प्रारंभ किया तो प्रारंभ के 32 अक्षर लिख लिए, 33वां अक्षर जो है दूसरे पेज पे जाएगा। तो सर अगर गद्य में हमारे श्लोक नहीं है तो अक्षर बढ़ा नहीं सकते हम? 50 या 64 नहीं कर सकते हैं? नहीं, हो सकता है कि बीच में उसमें श्लोक हो जी, ऐसा हो सकता है बीच में उसमें श्लोक हो। तो इससे क्या है कि आपके श्लोक भी निकल करके आपके सामने आ जाते हैं। आप लोगों को आपको श्लोकों को ढूंढना, श्लोक बनाने या उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा। सारे श्लोक उसमें, छंद की अगर कहीं कोई समस्या है तो वो भी क्लियर हो जाएगी जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? जय जिनेंद्र, उत्तम सिंह जी, मनोरमा बोल रही हूँ। जी नमस्कार बहन, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ।
बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, मैं जुड़ जा रही हूँ। रोजी जुड़ रही है अभी तो। जी जी, हाँ, तो थैंक ये यू पूछ रही थी, जो देवनागरी जी। वाला वो दिया है ना, वो सारणी दी है, बताई थी आपने, तो उसमें से कॉलम दिए हुए हैं, लाइन खींची हुई है, तो उसमें पढ़ने का, जैसे कि कोई पांडुलिपि हमने ली तो जो पार्ट लिखे हुए हैं, तो उसमें कैसे वो पहचानेंगे, वो मुझे कठिन सा लग रहा है। अच्छा जी, देखिए पांडुलिपि, वो जो प्राचीन देवनागरी की यदि कोई पांडुलिपि है, तो हाँ, प्राचीन देवनागरी की लिपि का थोड़ा सा अभ्यास हमें होना चाहिए, और अच्छा। एक संयुक्त अक्षरों का थोड़ा बोध हो जाए कि यदि जैन परंपरा की पांडुलिपि है, आ, हम्म। बिना अजैन परंपरा की पांडुलिपि में भी बहुत सारे संयुक्त अक्षर, हमारे जो जैन नागरिक के बहुत सारे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है, तो उन हाँ, हाँ, संयुक्त अक्षरों का भी हमें ज्ञान हो। जैसे डबल जॉ है, जॉ है, सज्जाए लिखते समय वो जॉ जो है पौ बना करके उसके नीचे भौ जैसा लिखा होगा, तो हाँ, 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 उन अक्षरों का एक बार हमें अभ्यास कर लेने से ये जो है हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। हम ये इस प्राचीन नागरी लिपि का अध्ययन करेंगे, अभी कुछ 2-1 लेक्चर और मेरे सिर्फ पांडुलिपियों के संपादन के विषय में होंगे, उसके बाद हम हाँ, लिपियां हाँ, सीखेंगे। लिपियां सीखेंगे, पहले अच्छा, ब्राह्मी, उसके बाद नागरी। अ, वो फिर अच्छा, शारदा ग्रंथ को बाद में ले लेंगे, क्योंकि नागरी लिपि की पांडुलिपियां ही ज्यादा हमारे उत्तर भारत के भंडारों में मिलती हैं। तो हाँ, उस हाँ, लिपि को सीख वही मैं, लेने से हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। वैसे हाँ, चार्ट वही, हमने चार्ट भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन उन हाँ, चार्टों को सिर्फ देखने से, पांडुलिपियों के साथ बार बार एक एक अक्षर को मिलान करने से हमारा समय भी ज्यादा जाएगा, और उसमें जो जो संयुक्त अक्षरों की जो प्रक्रिया है, वो जब तक पता हम्म, नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ अक्षर ऐसे हैं कि 2 अक्षरों के मेल होने पर वो तीसरे ही आकार का अक्षर बन जाता है। बिल्कुल, जैसे जा है ना, तो कहीं वो लग जी रहा है जैसे जी लिखा है वहां, या जी, फिर पौ, श्री है ना। हाँ, जैसे डबल हाँ, जॉ है तो ऊपर एक पौ बना होगा, और पौ के नीचे हाँ, विद्या वाला द्य जैसा बना होगा, और वो हाँ, हाँ, अक्षर हाँ, है डबल जॉ। अच्छा, तो अच्छा, ऐसे कुछ वही, अक्षर हैं, हम इनका अभ्यास करेंगे और वहां से ये अच्छा, क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी, ठीक है, वही मैंने कहा अभी पूछूं, पे देख रही थी मैं कि ना, जी बहुत ही अच्छा जी काम कर रहे हो, बहुत ही जी, अच्छा। थैंक यू जी। हाँ, चलिए। जी, थैंक यू। हम्म, और कोई प्रश्न है किसी का? सर आपका एक पुस्तक देखा था, प्राचीन जी लेखन कला और उसके साधन, जी हिंदी अनुवाद में, लेकिन वो जी, पुस्तक कहाँ मिलेगा ये जानना था। देखिए, ये दो पुस्तकें हैं मेरी। एक तो प्राचीन लेखन कला और उसके साधन, छोटी पुस्तक है, जो कि एलडी इंडोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है अहमदाबाद, वहां से छपा है, तो आप वहां से उस पुस्तक को ले सकते इंडियोलॉजी। हैं। और एक है भारतीय पुरालिपि मंजूषा, ये बड़ी पुस्तक है, जो कि हाँ वो पुस्तक अहमदाबाद है से मेरे वो पास भी सर। अहमदाबाद से आचार्य कैलाश सागर सूर्य ज्ञान भंडार से छपी है। अच्छा सर, ओके, और एक बार बताइए लेखन कला वहाँ कहाँ प्राचीन से आएगा लेखन लेखन कला कला, और उसके एक बार साधन, बताइए। ये एलडी इंडोलॉजी, लाल भाई दलपत भाई भारतीय एलडी। संस्कृति विद्या मंदिर अहमदाबाद, एलडी इंस्टीट्यूट अच्छा ऑफ अहमदाबाद। इंडोलॉजी अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी के जस्ट ठीक है। सामने है। हाँ हाँ, अच्छा। और 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 मंजूषा भी दूसरी है मेरे पास, उस पुस्तक वहाँ पर देखा था। जी, अच्छा, और मंजूषा वो जो उसमें देखा था आपका बहुत सारे किताब है, लेकिन वही किताब लेखन कला और उसके साथ वो लेना था, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, इसको आप अहमदाबाद से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन इसे मिलेगा सब। ऑनलाइन शायद नहीं होगा, बहुत छोटी पुस्तक है, अच्छा शायद अच्छा। ऑनलाइन नहीं होगी जी। ओके, फिर आज इतना रखते हैं। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद आपका। सर, बहुत बहुत। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम।